और कैसे है जी बबू आप लोग, ठीक है। कल हमने मॉड्यूल सेट को रात में कराने का कोशिश किया था, लेकिन हुआ क्या था कि नेटवर्क के इशू के कारण वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पाया। 1.5 घंटे का जो वीडियो था वो 10 मिनट का ही यूट्यूब पर अपलोड है, ठीक है। तो हमने कहा भी था, पिन कमेंट भी किया था कि एक मतलब कि आपसे मतलब कि जो नहीं हुआ है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं आज इस मोड पर PDF वाले मोड पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा जीवन का पहला PDF मोड है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। चलिए कोशिश करेंगे कि हम इसको बेहतर तरीके से कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं लोग। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या बात है, हमारी जो बात हो रही है इसको अगर हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो 70 + 20 + 6 के मतलब कि कर्व में पूछा जाएगा। 70 + 20 + 6, ठीक है। तो 70 यानी ऑब्जेक्टिव है, 20 आपका 2 मार्क्स का है, 6 आपका क्या है जी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, ठीक है। यानी सारे क्वेश्चन में आपको डबलिंग है, यानी 35 ऑब्जेक्टिव जगह पर 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं। 10 से मतलब कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन की जगह पर 20 पूछे जा रहे हैं, और आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन की जगह पर 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी आपका आधा का ही जवाब देना है, आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर इन्होंने ISC लिखा है, तो ISC की जगह पर 12 होना चाहिए था, तो TH लिखा है, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पर और प्रश्न को करना शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 2 सेक्शन में आपका मतलब कि प्रश्न बता गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सेक्शन ए जो है वो क्या है जी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम लोग क्या करेंगे लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न दिया है, कह रहा है का इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, यानी स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ना, स्पेसिफिक चार्ज की अगर बात करते हैं तो ये होता है आपका चार्ज अपॉन मास। क्या होता है जी आपका चार्ज अपॉन मास होता है, यानी Q/m होता है। अब Q आप लोग जानते हैं Q का मान कितना होता है जी, तो Q का मान आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और मास 9.1 × 10⁻31। इन दोनों को जब भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 1.8 × 10⁻11, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हो जाएगा 1 का सी। क्लियर है? वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। एक और है, कहा कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य होगा। देखिए जो कार्य होता है यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो W है, यहाँ पर W = m ही जो है, तो m के जगह पर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग डायपोल को घुमाते हैं तो मतलब कि जो फार्मूला आता है वो किसके रूप में आता है जी, P के रूप में। तो P सब जगह P कर लेना है, m की जगह पर क्या कर लेना है जी, P कर लेना है। जहाँ जहाँ m है वहाँ पर आपको P कर लेना है। अब देखिए अब इसको मतलब कि करिएगा तो आपका ये मतलब कि आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, W = होता है PE 1 - cos थीटा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए बुआ एक चीज़ की आपको यहाँ पर श्योरिटी मिलेगी, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अलग अलग मतलब कि चैनल के माध्यम से। कुछ चैनल तो ऐसे भी है जो कि मतलब कि विदाउट टीचर्स के हैं, स्टूडेंट के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। और वहाँ पर जो भी आता है आपको मतलब कि बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का आपको एक प्रमाण मिलेगा, वहाँ से हम लोग करके तब चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का कि आपेक्षिक परावैद्युता यानी εr के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। रिलेटिव प्रवृत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो रिलेटिव प्रवृत्ति जो होती है उसको बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं जी, ER। और ER का फॉर्मूला होता है EM/EO, ठीक है। εm/εr EO मत कहो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो εm/εr एक ही जगह है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी में। कहीं कहीं पर मतलब कि εm के सीधे एप्सिलॉन लिखा जाता है, अब बाटा नीचे एयर लिखा जाता है। तो ऊपर क्या होता है जी आपका, ऊपर होता है आपका मीडियम और नीचे क्या होता है जी आपका एयर, ठीक है। इस प्रकार से रिलेटिव निकलता है। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है का 4 नंबर क्वेश्चन संधारित्रों के समानांतर संयोजन में, समानांतर संयोजन कैसा संयोजन जी, समानांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, मतलब कि कोई एक क्वांटिटी है जो कि समान रहती है, तो इसमें क्या समान होती है, तो वो है आपका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है जी आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, एक समान होता है, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जी, एक समान हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको याद करने का तरीका मैं थोड़ा बताता हूँ। आओ यहाँ पर मैं देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है जी, आप देखना थोड़ा,
यहाँ पर मतलब कि जब भी आप ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या दिया है जी, आपका संधारित्र दिया हुआ है। तो संधारित्र के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है। तो संधारित्र है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो हाथ से थोड़ा बनाना होता है, ठीक है, आदमी पहली बार पढ़ा रहा है तो दिक्कत होगा ही, क्लियर। तो इसमें मतलब कि ये क्या है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सीरीज नहीं, ये इससे पूछा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो सभी मतलब कि इस प्रकार से जोड़े गए हैं, क्लियर। तो इसमें क्या सेम होता है, तो आप देखोगे सब में क्या सेम होता है जी, वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका कैपेसिटर का हो, चाहे वो मतलब कि रेजिस्टेंस का हो, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो मतलब कि रेजिस्टेंस का क्यों ना कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, रेजिस्टेंस क्यों ना इस प्रकार से जुड़े गए हो, क्लियर। चाहे मतलब कि आपका कैपेसिटर क्यों नहीं जुड़ा गया हो, इन सब में क्या होती है जी, वोल्टेज क्या होती है, एक बराबर होती है। वोल्टेज क्या होती है, एक बराबर, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कैपेसिटर को जोड़ दिया पैरेलल में, ठीक है, कैपेसिटर को भी पैरेलल में जोड़ दिया, तो इसका भी मतलब कि हम लोग बात करते हैं तो इसका भी वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको याद करने का हमने तरीका भी बताया था, ठीक है, एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था जी आपका, ट्रिक था आपका शिव प्रसाद। क्या था जी आपका, शिव प्रसाद। मतलब कि पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहता है और सीरीज में आपका करंट सेम रहता है। लेकिन जब मतलब कि कैपेसिटर आ जाए, जब कैपेसिटर आ जाए तो कैपेसिटर में सीरीज में आपका चार्ज सेम रहता है। क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। जबकि पैरेलल में वोल्टेज दोनों में सेम रहता है, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे आपका वो रेजिस्टेंस हो। क्या बात समझ में आ रही है। SIV से होता है शिव, ठीक है, SIV से आपको याद रखना है शिव, क्लियर। तो SIV से आप याद रखिएगा, शिव याद रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शिव हो जाएगा, ठीक है। और P से आपका हो जाएगा प्रसाद। क्या हो जाएगा जी आपका, प्रसाद, ठीक है। तो शिव से हो जाएगा आपका, P से हो जाएगा प्रसाद, ICU, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा, आपका काम होगा। देखिए हमारा मकसद ये नहीं है केवल मतलब कि मॉडल पेपर को डिस्कस करें। मेरा मकसद ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब चीज़ को मतलब एक एक करके डिस्कस कर लो, ताकि आपको मतलब इससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रह जाए, ठीक है। अब देखो, अब ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये तो प्रश्न एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, इसीलिए उसको जानना जरूरी है। आओ, कह रहा है क्या इसमें, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही मतलब कि मजेदार क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है जी, R है, ठीक है। इसको खींच कर इसका व्यास क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16R, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16R। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा और इस पर करने के मन भी नहीं होता है, ठीक है, मज़ा नहीं आता है। तो इसको करना हम मतलब कि एक एक बना के कहीं फोटो वगैरह लग सकता है या PDF का लिंक उसमें डाल देंगे, आप कर लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, 16R हो जाएगा। 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन था ये अंग्रेजी में, तो इसका कितना हो जाएगा जी, 16R हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कह रहा है कहा कि वायु में रखे गए गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के द्रव्यमान के, त्रिज्या के, आयतन के, क्षेत्रफल के। तो आपको याद हो कि 1-2 दिन पहले हम 1/100 क्वेश्चन कराए थे कैपेसिटर का, तो उसमें हम आपको बताए थे, ठीक है। चलो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, एक गोला है, गोला जिसकी मतलब कि थोड़ा बढ़िया से गोला बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है जी, R है, जिसकी त्रिज्या R है। तो इसका C क्या निकल के आया था आपका, 4πε0 इंटू R निकल के आया था। तो हमने देखा कि C जो धारिता है वो धारिता प्रोपोर्शनल किसके है, R के, यानी त्रिज्या के क्या है जी, समानुपाती है। तो आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, तो कह रहे हैं कि किसके समानुपाती है, त्रिज्या के। हाँ जी, त्रिज्या के होता है, तो त्रिज्या लगा देंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या बात समझ में आई। इस प्रकार से आपको मतलब क्या करना है जी, प्रश्न को करना है। अब आइए, अब 7 नंबर प्रश्न कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपको मतलब कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या, इसमें थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए, 7 नंबर क्वेश्चन के लिए पहले प्रश्न को देखिए। कह रहा है समविभवी, ठीक है, समविभवी मतलब कि इक्वी पोटेंशियल। क्या कह रहा है जी आपका, इक्वी पोटेंशियल। समविभवी मींस क्या होता है आपका, इक्वी पोटेंशियल होता है। तो समविभवी के बारे में पूछ रहा है, इक्वी पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है कि समविभवी क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए कॉन्सेप्ट जानिए, ठीक है। कह रहा है कहा कि अगर एक्स अक्ष में है तो एक्स अक्ष के पैरेलल वाला हमको प्लेन लेना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष ये है तो उसका अगर आप परपेंडिकुलर दीजिएगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है,
परपेंडिकुलर लंबवत, अगर पैरेलल बोल दिए तो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के पैरेलल, तो क्या हो जाएगा वाई अक्ष और क्या हो जाएगा जेड अक्ष। तो देखिए जिसमें मतलब कि जो दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक्स दिया हुआ है तो इसको छोड़ के दो को कोई अक्ष लेना है, तो क्या होगा वाई होगा और क्या होगा जेड होगा, तो वाई और जेड होगा। तो देखिए वाई जेड किसमें, इसमें तो नहीं है, इसमें फिर से एक्स आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें है एक्स नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है। अंग्रेजी वाले के लिए भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा सही होगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता को हम लोग बोलते हैं परमिति भीति, क्या बोलते हैं जी परमिति भीति, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं, इसको भी लिख के बताया जा सकता है। चलिए लिख के बताने की कोशिश करते हैं, आपको ले चलते हैं सादा पेज पर। आइए यहाँ पर सादा पेज पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि आपको फोर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स के बारे में आप ये बात जानते होइएगा, एफ बराबर होता है आपका, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है। यहाँ पर देखिए Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा जी, एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहिएगा तो इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इस प्रकार से, तो ऊपर हो जाएगा आपका Q1 Q2 जोन है यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा FR स्क्वायर। तो Q1, ठीक है Q1 Q2 बता FR स्क्वायर। तो Q1 कथी है चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो 4 × 4 तो क्या हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। अब फोर्स है तो फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। आई कथी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कथी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा अगर कहीं पर है तो आपका क्या हो जाएगा जी यूनिट हो जाएगा। आइए देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है ऐसा, ठीक है कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही यहाँ पर भी आप देखिएगा हिंदी में, तो हिंदी में भी क्या हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आइए अगले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वो क्या है जी 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, कुछ सा मतलब कि इसको मतलब कि लल्लू सा सवाल है ये। देखिए कह रहा है का मीटर सेतु की तार बनी होती है। आप लोग को मालूम है कि मीटर सेतु, तो मीटर सेतु का जो तार होता है वो कॉन्स्टेंटाइन या फिर मैग्नीशियम से बना होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम दिया है तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम आपका सही हो जाएगा। राता मारने वाला सवाल है, राता मारना पड़ेगा, नहीं मारिएगा नहीं बनेगा, ठीक है। कब कह रहा है 10 नंबर सवाल में देखिए यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ी सी मतलब कि बात इसमें थोड़ी सी अपनी मतलब कि अलग से रखी है। देखिए जब आपको क्लास में पढ़ाया गया था ना जी, ठीक है, यहाँ पर एम नहीं पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था आई वेक्टर। क्या पढ़ाया गया था आई वेक्टर। क्लियर। तो यहाँ पर जहाँ पर भी एम वेक्टर है वहाँ पर आप आई वेक्टर रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर आपको क्या पढ़ाया गया था आई वेक्टर, तो आई वेक्टर रख के आपको क्या करना है जी काम चला लेना है, ठीक है। तो आई वेक्टर रखिएगा आपका निकल के चला आएगा। तो अब कौन है कि चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन की तीव्रता आई के बीच में संबंध है, तो क्या होता है बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट है आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो नोटेशन चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अनुसार बदल लीजिएगा, अब बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी अंग्रेजी में भी देख लीजिए, यहाँ पर जो बी है बी के जगह पर आपको क्या सॉरी एम के जगह पर क्या करना है जी आई वेक्टर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर एम की जगह पर आई कर लीजिएगा, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर भी एम है वहाँ क्या कर लीजिएगा आई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर सवाल। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि दो समानांतर रखी हुई मतलब कि दर्पण है, दो समानांतर रखी हुई है दर्पण, ठीक है। तो उनके बीच में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि दोस्त आपका मतलब कि क्या है जी दर्पण है, ठीक है। इस प्रकार से दो आपके पास में दर्पण ये मतलब कि लेपित किया गया है। अब यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी जा रही है, समानांतर दर्पण है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें फिगर थोड़ा मतलब कि गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वस्तु रखी है, तो इसका कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, तो भाई अनंत बनेगा। जब भी आप जाते हैं सैलून में तो देखते हैं क्या कि वहाँ पर अपना जब पिक्चर देखते हैं तो बहुत सारा मतलब कि आपको चेयर दिखाई देगा, उस पर केवल आप ही आप है और बहुत दूर तक जा रही है, तो अनंत इमेजेस बनती है वहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी आपका 11 क्या हो जाएगा डी, ठीक है, अनंत क्या हो जाएगा अनंत इनफाइनाइट,
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इन्फिनिटी यानी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो रहा है क्या कि किसी गोलीय दर्पण का पास आवर्धन m है तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा, वो स्क्वायर में चला जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा आपका। तो क्या हो जाएगा जी, m का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर λ2 और λ1 के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि ये भी आसान सा सवाल है। अगर आप देखिएगा तो कॉपी में ये काम कराया गया होता है, ठीक है। आप देखिए, आपको मैं एक रिलेशन बताता हूँ, उस रिलेशन को ध्यान रखिएगा तो उससे आपका ये निकल के चला आएगा। ऐसा मैं बता दूं, यहाँ पर sin i बता sin r बराबर हो जाएगा आपका λ1/λ2, ठीक है। तो λ1/λ2 आपका 13 नंबर का देख लीजिए कहाँ पर दिया है, किस ऑप्शन में दिया है। तो 13 का बी है, लेकिन ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ एक बार। चलिए आते हैं इसके मतलब की डिटेल स्टडी में, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। sin i बता, एक मेरा पेन था वो दिख नहीं रहा है, देखता तो उसे बढ़िया से लिख। sin i बता sin r बराबर होता है आपका μ2 बता μ1 बराबर होता है आपका λ1 बता λ2 बराबर होता है ये v1 बता v2 के। तो देख लीजिए 3 रिलेशन बता दिए। sin i बता sin r किसके बराबर होगा, v2 बता v1 के बराबर होगा, ठीक है। ये λ1 बता λ2 के बराबर होगा, v1 बता v2 के होगा। देखिए केवल म्यू वाला जो रिलेशन है उल्टा है, बाकी वेलोसिटी का लैम्डा का क्या है, सही रिश्ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा। केवल म्यू में क्या होता है, 2 ऊपर रहता है और 1 नीचे रहता है, ठीक है। हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ था आपका, करेक्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए कौन है का किस कारण से पानी का बुलबुला चमकता है, ठीक है। तो किस कारण से मतलब कि वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो एयर बबल इनसाइड द वाटर साइन ड्यू टू, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए आज मतलब कि ये पूछा हुआ है, कल आपसे पूछ सकता है कि डायमंड क्यों चमकता है, तो उसका मतलब कि आंसर क्या जाएगा, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग इन शॉर्ट में बोलते हैं TIR, क्लियर। तो TIR का कभी प्रश्न पूछ लेता है, या फिर कह रहा है कहा कि मतलब कि यहाँ पर डायमंड क्यों चमकता है, तब भी TIR हो जाएगा। मिराज क्यों होता है, तब भी TIR हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, तब भी क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा आपका, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 2 उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो उनका समतुल्य लेंस होगा। देखिए उत्तल लेंस ही रखा गया है ना, तो उत्तल लेंस को कितना भी जोड़िएगा तो उत्तल लेंस मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कॉन्वेक्स हो जाएगा। जब 2 कॉन्वेक्स लेंस को आपस में रखते हैं तो उनका इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स ही होता है। ये मतलब कि सोचने वाली बात नहीं है हमारे ख्याल से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है का जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचरण का कोण सबसे अधिक होगा। तो किस रंग के लिए विचरण कोण का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो विचरण कोण का मान सबसे अधिक किसका होगा, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर चल जाएगा बैगनी, ठीक है। 16 का बी हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर। ये तुमको ध्यान में रखना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर बैगनी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अगर तुमको याद हो तो प्रिज्म इस प्रकार से बनता था, प्रिज्म में मतलब कि लाइट रह जाती थी इस प्रकार से, मतलब कि डेविएट होती थी। ऊपर क्या होता था जी, रेड होता था, नीचे क्या होता था तुम्हारा वायलेट होता था। सबसे ज़्यादा तो डेविएशन इसी का होता है ना, वायलेट का, तो वायलेट का बैगनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 16 का यहाँ पर देख लो, अंग्रेजी में भी क्या चल जाएगा, वायलेट चल जाएगा, अंग्रेजी वाले नाराज ना हो, क्लियर। यहाँ पर देखो 17 नंबर क्वेश्चन, भाई बहुत बड़ा ह्यूज मिस्टेक है इनका, ठीक है। कह रहा है कि R त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता होगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, गोलीय संधारित्र की धारिता हमने बताया था अभी कुछ देर पहले निकाल के, C बराबर क्या आया था जी, 4πε0 इंटू R आया था। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, कहीं पर भी नहीं है, इन्होंने ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन का जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को काट देना है आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे फार्मूला ही पूछ लिया है, ठीक है। अब कह रहा है कहा कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। मतलब कि आपका फील्ड मतलब कि पोजीशन पूछ रहा है। देखिए कहाँ पूछ रहा है जी, आपका एक पूछ रहा है एक्सियल पर और एक पूछ रहा है इक्वेटोरियल पर, एक पूछ रहा है एक्सियल पर, एक पूछ रहा है इक्वेटोरियल पर। तो इसके लिए फार्मूला होता है ई एक्सियल का, ठीक है। ई एक्सियल का फार्मूला होता है, ई एक्सियल का फार्मूला होता है आपका 2kp बटा r का क्यूब, ठीक है। वैसे ही आपका ई इक्वेटोरियल का फार्मूला होता है, ई इक्वेटोरियल, इसका फार्मूला होता है आपका kp बटा r क्यूब। अब देख लीजिए दोनों को दिया हुआ है। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल का पूछा हुआ है तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है का आवेश के पुनर्वितरण में क्षय होता है। आपको बताए थे हम, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी का देखिए इस प्रकार से मतलब कि 2 गोला लिए थे, इसको मतलब कि जोड़ दिए थे और कहते कहा कि आवेश का पुनर्वितरण होगा। तो आवेश का पुनर्वितरण ये कैपेसिटर नामक टॉपिक में है। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था आवेश का जब भी पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा का क्षय होता है। तो वहाँ पर हम एक्सप्रेशन पे निकाले थे लॉस ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पे निकल के आता है। तो किसका क्षय होता है जी, एनर्जी का क्षय होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए आइए मजेदार प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कहा कि समान प्रतिरोध एन वाले, ठीक है, को मतलब कि श्रेणी क्रम में पहले जोड़ा जाता है फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोधों का क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो उनका अनुपात पूछ रहा है। तो एन रेजिस्टर है जिस सबकी वैल्यू क्या है जी आपकी, मतलब कि एक ही बराबर है, ठीक है। और उसको मतलब कि क्या करना है जी, पहले सीरीज में जोड़ना है फिर उसको पैरेलल में जोड़ना है। अब पूछ रहा है का उसका रेशियो क्या होगा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर आओ इसको मतलब कि थोड़ा ले जा चलते हैं हम, ठीक है, फ्रेश दुनिया में। देखो यहाँ पर क्या किया है, पहले रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। अब बहुत मतलब कि एन रेजिस्टेंस है, ये भी मान लो कि आर है, ये भी कितना है आर है, ये भी कितना आर है, ठीक है, बहुत बड़ा है रेजिस्टेंस। चलो यहाँ पर ऐसे ऐसे चलो ले लिए। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जी, आर इक्विवेलेंट तरह लिखे हम लिखते हैं आर एस। यहाँ पर क्या लिखते हैं आर एस। आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा एन इंटू आर। एक का निकाल के आर से गुना कर दोगे तो ये निकल के चला आएगा, जितना है उतना से कर दो ना। वैसे ही अब कह रहा है कहा कि इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा रहा है। ऐसा ही मतलब कि इन सबको क्या किया जा रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो एन रेजिस्टेंस जुड़े हुए और भी रेजिस्टेंस है जो कि मतलब कि जुड़े गए हैं, ठीक है। अब सबकी वैल्यू कितनी है, आर आर है, आर आर है। तो इसका मतलब कि आर पैरेलल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका आर बटा एन। तो आपका दोनों निकल गया, आरपी भी निकल गया और आरएस भी निकल गया। अब इसका रेशियो पूछा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, आरएस बता आरपी कर देते हैं। तो आरएस कितना आया था एन आर और आरपी कितना आया है आर बता एन। तो एन को ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एन इंटू एन कितना होता है एन स्क्वायर, ठीक है। अब आइए ऑप्शन में मिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में कहीं पर एन स्क्वायर है क्या, हाँ जी। ऑप्शन नंबर बी देखिए जिसमें क्या है जी आपका एन स्क्वायर है। तो यही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा जी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वाले भी एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि माना जब कह रहा है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखो अब ये जो द्विध्रुव है ना जी वो गोला के अंदर में है, ठीक है। तो इससे फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। अगर ये बाहर रहता ना तब उसका कुछ होता, ठीक है। तो ये अंदर ही द्विध्रुव है इसीलिए इसका कितना हो जाएगा जी आंसर 0 चला जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कह रहा है का टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का अधिकतम सुगराई होता है जब विक्षेप कोण होता है, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का जो मतलब कि मैक्सिमम सेंसिटिव कब होता है, जब उसका एंगल कितना बनता है जी 45 डिग्री का बनता है। तो 45 डिग्री तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसका मतलब कि रेडियन में दिया है तो π/4 रेडियन का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना था इसको, ठीक है। अब चलिए 22 नंबर हो गया। चलिए 23 नंबर सवाल के चलते हैं। पहले इसको बिताना पड़ेगा, बिताए नहीं थे 23 नंबर सवाल में, ठीक है। तो 23 नंबर सवाल कहा जाएगा कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल, ठीक है। तो पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल कितना होता है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ये भी थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पावर फैक्टर जो होता है एनर्जी आपका चौक कॉइल का वो क्या होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे याद करने वाला है। तो याद कर लीजिएगा तो आपका काम चलेगा।
अब देखिए कह रहा है का कि समान वेग से चलता हुआ आवेश उत्पन्न करता है। इस चीज को देखिए, इस चीज को समझिए, ठीक है। अंग्रेजी वाले भी देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नॉन ऑफ द अबव। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलत कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लोगों का तो क्या करेंगे, गलत तो करवे करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक चार्ज है, क्या है जी, चार्ज है। तो एक चार्ज है, चार्ज की दो अवस्था है, एक क्या हो सकती है आपका रेस्ट वाली अवस्था हो सकती है, और एक होता है आपका मोशन वाली अवस्था। तो एक होता है आपका रेस्ट का और एक होता है आपका मोशन का, ठीक है। रेस्ट का और एक होता है आपका मोशन का। ये तो मज़े नहीं आ रहा है, पेन से लिखने का कुछ और ही मज़ा होता है बोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक होता है आपका रेस्ट, ठीक है, और एक होता है आपका मोशन, ठीक है। एक होता है रेस्ट और एक होता है आपका मोशन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो रेस्ट में जब होता है तो केवल क्या होता है जी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं होता है। लेकिन मोशन दो प्रकार से होता है, एक जब एक्सीलरेशन आपका जीरो हो, एक जब एक्सीलरेशन आपका जीरो नहीं हो, यानी ये क्या हो गया एक्सीलरेटेड मोशन, और यही होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। लेकिन जब एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, साथ में वेव भी पैदा होता है जिसको EMW बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने कहा है कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी ये वाला केस पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला केस आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हो जाएगा आपका जी, इस केस में आपका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो चलिए आते हैं हम अपना, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में भी, तो हिंदी में भी क्या हो जाएगा जी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 के बाद में 25 के बारे पास आते हैं, ठीक है। 25 नंबर सवाल देखो, बहुत ही आसान सवाल है। कौन है कहा कि कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर बैंड पर एक सुनहरा कलर है, ठीक है। सुनहरा कलर भी होता है गोल्डन कलर, क्या होता है जी, गोल्डन कलर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी सहिष्णुता यानी टॉलरेंस कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होता है जी, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है ±5%, ±5%। तो देखो 5% कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5% एक ही जगह पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ पर दिया जी, ऑप्शन नंबर ए में। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, 26 नंबर सवाल पर। 26 नंबर सवाल में पूछ रहा है कहा कि फैराडे नियतांक का मात्रक है। देखो बुआ, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर सब कोई फैराडे का वैल्यू जानते हैं, लेकिन फैराडे नियतांक का वैल्यू मात्रक क्या होता है, तो ये होता है कूलम्ब बटा मोल। क्या होता है, कूलम्ब बटा मोल। आपको मालूम हो तो ये वैल्यू जो होती है फैराड की, ये होती है 96,500 कूलम्ब बटा मोल होती है। तो कूलम्ब बटा मोल लेके जगह दिया है ऑप्शन नंबर बी में है, 26 का क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात चलते हैं 27 में। कह रहा है का 27 में कह रहा है कि शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। तो देखो यहाँ पर अंग्रेजी हम लोग लेके आते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या होगा, देखो जिसमें मतलब कि पावर फैक्टर क्या हो जाए, 0। तो cos फाई का वैल्यू क्या होता है जी, R/Z। तो R किस में नहीं होता है, इंडक्टिव में नहीं होता है, कैपेसिटिव में नहीं होता है, लेकिन प्योर रेसिस्टिव में तो होगा। तो 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी और सी। लेकिन यहाँ पर देखो बोथ ए एंड बी दे रखा है, जबकि इसको देना चाहिए बोथ सी एंड बी। तो ए का जगह पर इसको क्या लिखना चाहिए, सी लिखना चाहिए। तो ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। लेकिन इसमें मतलब कि इन्होंने गलती कर रखा है, तो हम लोग उसको सुधार कर कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी नहीं, सी और बी। क्या होगा जी आपका, सी और बी। क्या हो जाएगा, सी तथा बी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलिए, कह रहा है का कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर क्या होता है। तो भाई साहब आपका कलांतर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होता है जी आपका, 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 28 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा जी आपका, 28 का ए हो जाएगा। तो इसमें मतलब कि फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस क्या होगा जी आपका, 0 होगा। क्लियर, तो देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अगला क्वेश्चन कि समान दूरी पर अगर एक फोकस लेंस के मतलब कि 2 संपर्क में रखे गए हैं तो उनका समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा, f/2 होगा। आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए एगो लेंस मान लीजिए कि ये है, एगो लेंस ये है।
इनका भी फोकल लेंथ एफ, इनका भी फोकल लेंथ एफ, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, तो ऊपर हो जाएगा 2/f। ठीक है, तो ये 1/f निकला है। अगर f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी आपका, अगर f निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा f/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका देख लीजिए f/2 जिसमें है वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बचता है f/2। क्या बचता है जी आपका f/2। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, पावर दे तो पावर भी आपको बताना पड़ेगा। अब कह रहा है का 30 नंबर सवाल में, तो इसका हो जाएगा आपका जी आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तीव्रता क्या होगी कम होगी। ठीक है, इसकी तीव्रता क्या होगी कम होगी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कहा कि मानव आंख के लिए मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है जी 25 सेंटीमीटर। ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 31 के बाद में 32। कह रहा है कहा कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है जी, तो इसकी ऊर्जा जो निर्भर करती है तरंग पर करती है, लैम्डा पर करती है। ठीक है, किस पर करती है, लैम्डा पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी मतलब कि क्या करती है जी आपका लैम्डा पर करती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कैसे, तो देखो हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है hc/लैम्डा, तो ई किस पर निर्भर कर रही है, लैम्डा पर निर्भर कर रही है। क्लियर, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए, यहाँ पर कर रहा है 33 में कर रहा है अल्फा कौन है, हीलियम नाभिक है भाई। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखना आप समय नहीं लगेगा, बहुत तेजी में हम लोग कर लेंगे। कह रहा है कहा कि ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है, तो ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है, 2 को पीएन जंक्शन मिलकर एगो ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कहा, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत कर दिए। ठीक है, हमने आपको क्लासरूम में भी बताया था अल्फा बीटा का एक बेटा है। ठीक है, उसी संबंध से बनाइए, अल्फा बीटा का एक बेटा है, तो अल्फा बीटा का एक बेटा है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है। कुछ लोग इधर जाके कर रहे हैं भाई गलत है, ये सब गलत है, सारा रिलेशन गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल इसमें सही है। क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है, बाकी सारा रिलेशन इसमें क्या है जी गलत है। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कहा कि तप्त धारा एमीटर में, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ही गलत है। देखो यहाँ पर विक्षेप का स्क्वायर नहीं, धारा का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है जी, विक्षेप का स्क्वायर कर दिया है, जो कि गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 नंबर सवाल को अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो 36 नंबर सवाल में जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्षेप जो होगा यहाँ पर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर देना चाहिए विक्षेप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के स्क्वायर के, ना कि विक्षेप के स्क्वायर के। यानी 2 नंबर वाला सवाल को अगर इस प्रकार से दे दे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी जा सकता है। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अंग्रेजी वाले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा करंट स्क्वायर होगा, डिफ्लेक्शन स्क्वायर में नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 36 के बाद में 37। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। अरे भाई साहब बहुत ही आसान है, कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न, रिपीटेड सवाल है। ये क्या होता है जी, r/z, तो r का वैल्यू r हो जाएगा, z का वैल्यू क्या होता है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बताने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, कौन है आगे सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है, ये भी लल्लू सवाल है भाई, गामा किरणें की होती है। ठीक है, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसके पास होती है, गामा किरणों के पास होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूरा। उसके बाद में कह रहा है कहा कि द्रव्यमान ए है तथा त्रिज्या आर है, तो उनके बीच में संबंध क्या होता है जी, आर बराबर होता है, देखो आर बराबर होता है r0 a के पावर 1/3, तो 1/3 देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन है क्या सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो भाई नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें कौन है का 41 कौन है का 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा होती है, तो लगभग ये होती है 10 के पावर 70 होती है। ई बराबर mc² से कर लीजिएगा, ई बराबर mc² से आपका बन जाएगा। एम का वैल्यू कितना है 1 kg है, सी का कितना हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10 के पावर कितना हो जाएगा 16, तो 9 को लगभग 10 के बराबर मानिए, तो 10 आइए मतलब कि आपका है 10 के पावर 16, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 17 के बराबर लगभग चला जाएगा। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
कौन रहा है का के पक्ष अभिनेत्री, ठीक है, रिवर्स बायस कौन होता है? तो रिवर्स बायस आपका जेनर डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, ठीक है। तो जेनर डायोड और फोटो डायोड होता है। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, ये किस में होता है जी? फॉरवर्ड बायस में होता है, अग्र अभिनति में होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने हाईलाइट भी कराया था जब क्लास करा रहा था तब, तो ठीक है। कह रहा है कि नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है वो क्या होगा जी? ये सबसे पहले तो डी है, ठीक है। एन से बना हुआ है, किससे बना होता है? एन से। हमने कहा था डी फॉर आपको क्या याद रखना है? डॉट याद रखना है। तो सबसे पहले हम खोजेंगे डॉट वाला, तो डॉट वाला कहाँ पर है जी? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब एन लगा हुआ है तो यानी बार चढ़ेगा उस पर, तो बार किस पर चढ़ रहा है? केवल एक पर चढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पर देखिए, तो 43 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब 44 नंबर में कहा है कि मानव नेत्र की भेदन क्षमता होती है 60 सेकेंड। अरे भाई, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब कह रहा है कि आपका कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित होती है। क्या संरक्षित होती है नाभिकीय अभिक्रिया में? तो सब ये संरक्षित होती है। आवेश, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, जो कुछ भी दिया हुआ है सब के सब क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ऑल ऑफ द एबव। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला बात क्या हो रही है? कह रहा है कि आखिर में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो भाई साहब सब कोई जानते हैं कि डायमंड का। किसका होता है जी? डायमंड का 2.4। कितना होता है? 2.4 होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जी? सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा। तो देखना, इससे भी कई सवाल बना लें। आगे यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है क्या कि दो प्रकाश से मतलब कि स्रोत क्या है जी? संबंध है, तो उनके बीच में क्या होगा? तो देखो, काला संबंध लिखना चाहिए, ठीक है। दो प्रकाश स्रोत क्या है? काला संबंध है, तो उनके बीच का कालांतर क्या होगा? कोहेरेंट सोर्स है, तो उनका मतलब कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, रिवेंस कांस्टेंट, ठीक है। रिवेंस कांस्टेंट होना चाहिए, नियत रहना चाहिए। अब देखो, कह रहा है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। जब जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है जी? उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? कम होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका घटता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 48 का हो जाएगा आपका बी। 48 का क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, डिक्रीजेज। यहाँ पर ध्यान रखिए। पूरा मतलब कि हालत खराब हो गई जी। एक सूट से बोले जा रहे हैं क्या रेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर ले लो, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो, रेस्ट हम बाद में लेंगे, ठीक है। जब समाप्त कर लेंगे तभी रेस्ट लेंगे। अब देखो, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है? तो ये चीज़ आपको पूरा तरह से याद रखना चाहिए कि समय से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। टाइम से क्या होता है जी? ये इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। 50 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि आगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? अरे लेंज वाला याद है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यही से तो आया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। इसके पहले लेंस के बारे में पूछ रहा था, आज फराडे के बारे में पूछ लिया। कौन से बड़ी बात की है, ठीक है। आज भी तो वही पूछा, एनर्जी का कंजर्वेशन ही पूछा है। अब देखो, प्रोटोन का विराम द्रव्यमान देखो, अगर फोटोन दिया रहता ना, अगर ये फोटोन दिया रहता तो इसका होता है 0, लेकिन ये दिया प्रोटोन, गड़बड़ है भाई साहब। तो प्रोटोन का विराम द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ा मत दीजिएगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है का 4 डायोप्टर, ठीक है। कह रहा है का 4 डायोप्टर आपके पास में क्या है जी? लेंस की मतलब कि क्या है जी? 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, मतलब कि आपका पावर दिया हुआ है। पावर कितना दिया है? 4 डायोप्टर। कितना दिया है जी? 4 डायोप्टर। तो पी का वैल्यू इसमें कितना है जी? आपका पी का वैल्यू है 4 डायोप्टर, ठीक है। तो आपसे पूछा एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/p यानी 1/4। तो इसको भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीटर, 25 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही तो आपका दिख रहा है। क्लियर? आगे चलिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समान संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है? D/F होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ये सब भी भूलोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो D/F हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है कि अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अभी पर आए थे, ठीक है। विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब प्रकाश भेद करती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उस लाइट मतलब कि डिफ्रैक्शन कहलाता है। देखो आ गया ना, हम कहते हैं ना कि हीरा के बारे में पूछता है, बार बार पूछता है। यहाँ पर भी पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कहा कि हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा? तो सबसे कम देख लो,
सबसे कम कौन सा मान है 24.2441, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसका अपर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कांच का समानांतर पट्टी के लिए फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। किसका सवाल है जी, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा जी, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। अब देखो कह रहा है कि प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, तो ये होता है 1 × a × μ-1। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। 58 नंबर सवाल पर अब कितना 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग रेस्ट लेंगे। कौन है रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है। तो पहले इसका देखो भाई, देखो इसमें अगर मतलब कि एन लैम्डा के बारे में नहीं दिया है, ये 2n पाई के तौर में दिया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यही लैम्डा के तौर में देता है तो क्या होता है, एन लैम्डा हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 58 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा का व्यास होता है। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। लोग इसमें कंफ्यूज है, ठीक है, लोग इसमें कंफ्यूज है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। कह रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा का मतलब कि प्रकाश होता है। तो भाई साहब देखिए आपके पास में फार्मूला क्या होता है जी, ई का। तो ई का फार्मूला होता है आपका hc/λ। और ये देखिए लैम्डा क्या होता है, रेड से लेकर वायलेट से लेकर रेड तक होता है आपका, ठीक है। यानी ये 3800 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, 8000 एंगस्ट्रॉम तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाग दे दीजिए आपका, ठीक है, भागा दीजिए। तो एससी का वैल्यू रख लीजिए आपका 100-2400, अब भागा एक बार रखिए 3800, एक बार रखिए 8000, दोनों का देखिएगा। आप जब भाग दीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.6 से लेकर 3.2 तक ले, ठीक है। तो भाग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम एक बार भाग के देख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कैलकुलेटर। दिख रहा है, कहीं आपको दिखे कि नहीं दिखे, अब देख लीजिएगा। अब देखिए कितना बताया थे, 12,400 भागा करना था पहले 3800, ठीक है। तो कितना गया जी, 3.2 आ गया। तो 3.2 यहाँ पर है, ठीक है, 3.2 आपको मिल गया। अब करना था 12,400 भागा करना था आपको 8000। तो 8000 करते हैं तो कितना गया, 1.55, यानी 1.6 के नज़दीक आ गया। तो हमने देख लिया कि हमारा आंसर तो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना लोग मतलब बताया सही है, लेकिन लगाए है सी, ठीक है, कोई लगाया है बी। अरे कैलकुलेट भी एक बार कर लीजिए, ये भी जरूरी होता है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण की प्रकृति को दिखाता है। तो पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, भाई सब कोई जानते हैं, ठीक है, ये भी कोई बताने वाली बात है। आगे चलिए 61 कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में एक ही समय में रहने पर क्या करता है, अचर वेग से जा सकता है। देखो इसका अगर मतलब कि ये सभी नहीं दिया रहता ना तो हम फोटोन मार देते, लेकिन सब दिया है तो सब की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन दिया है मे भी, कह रहा है मे भी कौन सा हो सकता है, तो इसमें सब हो सकता है, ठीक है। लेकिन केवल अगर फोटोन कहीं पर दिया हो तो उसका फोटोन ही देना, ठीक है। अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर कह रहा है 62 नंबर, नाभिक की खोज किसने की थी। अरे भाई रदरफोर्ड सबको जानता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, ठीक है। 63 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान रहती है, ठीक है। तो कौन सी राशि समान रहती है, तो 62 का हो जाएगा सी। संवेग क्या होता है, समान होता है। मोमेंटम क्या होता है जी, आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका मोमेंटम, ठीक है, संवेग। लगातार बोलने के कारण सर में दर्द हो गया ठीक है। तो क्लासरूम में पढ़ाने वाली बात अलग होती है भाई। क्लासरूम में होता क्या है कि कुछ प्रश्न तुम कर रहे हो तो कुछ प्रश्न बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक इंटरेक्शन बना रहा होता है, आदमी को थोड़ा मतलब कि समय मिल जाता है बात करने के लिए, या फिर लाइव क्लास में समय मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा रिकॉर्डेड क्लास है आपका कि इसमें केवल हम ही बोले जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पहली बार वैसे बना रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण मतलब कि थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग भी हो रहा है, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है। हम लोग का लाइव इंटरेक्शन रहता है, बच्चे के साथ में आमने सामने रख के पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला देखते हैं हम लोग 64 नंबर सवाल को। 64 नंबर सवाल में भी इन लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा अभी, देखिए। अब कह रहा है कि आई बराबर दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। आई बराबर दिया 50 sin 100 पाई थी। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, आई बराबर I0 sin ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया जी, 100 पाई। कितना हो गया जी, 100 पाई।
देखो ये बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया था जी, आई के जगह पर यहाँ पर देख लो कितना आ गया जी, ओमेगा के जगह पर कितना आ गया 100 पाई। तो देखो अब यहाँ पर तो ओमेगा के जगह पर कितना आ गया 100 पाई। अब हम लोग जानते हैं ओमेगा का वैल्यू होता है क्या जी 2 पाई एन, क्या होता है 2 पाई एन बराबर कितना हो गया जी 100 पाई। तो ये पाई से पाई मर जाएगा, ठीक है, पाई से पाई मर गया, यहाँ पर देखो पाई से पाई मर जाएगा, तो पाई से यहाँ का पाई कट गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एन है, एन को मत करो, ठीक है। यहाँ पर पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा मर जाएगा। यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये 50 में मर जाएगा, तो कितना हो गया एन बराबर कितना हो गया 50 हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज ना देखे इन्होंने पाई पाई दे रखा है, पाई पाई दे रखा है, तो पाई गलत है भाई, हर्ट्ज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है तो इसका ए हम लोग लगाएंगे 50 का 50 लगा देंगे, 60 का क्या हो जाएगा ए। अब इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा 50 हर्ट्ज, लेकिन नहीं दिया है पाई दिया है, तो चलो हम लोग ले लेते हैं, कुछ नहीं होने के कारण यही हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। लेकिन हम आपसे कहेंगे बच्चों की एक बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है तो उसी क्वेश्चन को क्यों ना बनाओगे जिसमें मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को बनाना जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस को मत करना, क्या पता वो सही करे या बाद में नहीं करे, ठीक है। 67 की बात करते हैं हम लोग, आगे चलिए। यहाँ पर क्या बात है, मोबाइल साहब गुस्सा आ रहे हैं। कह रहा है कहा जर्मनियम में बैन अंतराल होता है। ये प्रश्न देखो भाई साहब नीट में भी पूछ सकता है। मैं कहता हूँ कि जो प्रश्न नीट में आता है ना बिहार बोर्ड भी लेता है, ठीक है। और एक वैसा बोर्ड है ये भारत का जिसका अनुसरण सारा बोर्ड करता है, ठीक है। लॉकडाउन में तुमको मालूम होगा कि मतलब क्या क्या इन्होंने किया, ये सारा मतलब CBSE भी किया, पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था उसमें भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इन्होंने मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए, तो नीट ने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। तो मज़ा आता है यार, बिहारी है हम लोग, ठीक है। और कोई फॉलो करता है तो और मज़ा आता है, चलो करने दो, ठीक है। अब कह रहा है कहा जर्मनियम का बैन अंतराल होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो बता रहा है जर्मनियम का कितना होता है जी, इस चीज़ को याद रखेगा। तो 65 का हो जाएगा आपका, ठीक है। 65 का हो जाएगा C 0.7। आगे चलिए 66 की अगर बात करते हैं तो 66 में कहा रहेगा कि अगर किसी धातु का कार्यफल कितना है जी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका तरंग कितना होगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका आएगा 4433 के आसपास में, 4433 के आसपास में। करने के लिए आप क्या करिएगा, लैम्डा बराबर कर लीजिएगा आप hc/5, ठीक है। फाई का वैल्यू 2.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2.8 रख दीजिएगा। और h का वैल्यू होता है 6.64 × 10⁻34, और c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸8। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो उसको आप 1.6 × 10⁻19 से गुना कर लीजिएगा, आपका एक एक्स्ट्रा में आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। और कितना आएगा वो 4433 के आसपास में आएगा। 67 की बात करते हैं तो 67 में कहा रहेगा ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार किस लिए रखा जाता है भाई, ऑब्वियसली एनर्जी लॉस को कम करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 67 का ये हो जाएगा ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए। क्या बात समझ में आई, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब देखिए 68 नंबर जो सवाल है इसको जरा देखते हैं हम लोग। 68 नंबर सवाल कह रहा है कहा कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है, लेजर एक्शन है, से ये आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब कि पूछा है तो इसका आंसर चल जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो इसके बारे में क्या हो जाएगा संख्या परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, कहीं हो सकता है कि एनसीईआरटी में कहीं घुसा दिया हो कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कहा कि किसी और चालक का तापमान गुणांक का मान होता है भाई नेगेटिव होता है। क्या होता है जी नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। तो ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं थी, पूछ लिया, चलो बता दिए। 67 वाले हो गया, अब 67 कह रहे हैं कि 69 हो गया। तो अब हम लोग चल रहे 70 में कह रहा है कि रेडियोएक्टिव मतलब तत्व है जिसकी आयु कितनी है 1600 वर्ष है, तो इसकी माध्य आयु होगी। तो माध्य आयु कितनी होगी ये बारे में पूछा है। हाफ लाइफ ही दिया हुआ है और एवरेज लाइफ पूछा हुआ है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक, याद रखना, ठीक है। पहले देख लो यहाँ पर टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है जी, टी हाफ का वैल्यू दिया है 1600, कितना दिया है 1600, याद रखो। अब यहाँ पर टी एवरेज पूछा हुआ है, तो टी एवरेज का फार्मूला होता है तुम्हारा, क्या होता है टी एवरेज का फार्मूला, टी हाफ भागा होता है 0.693। तो टी हाफ का वैल्यू कितना है जी 1600, आप भागा दे दो 0.693, ठीक है। तो यहाँ पर चलो भाग देख के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा लगभग देखो ना 2308 के करीब में, 2309 के करीब में जाएगा। तो हम लोग देते हैं 1600 भागा कर लेते हैं कितना जी 0.693। तो देखो कितना गया 2308.8। तो क्या इसको 2309 लिख सकते हैं,
ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2309, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जी आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है जी, 2309 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रकार से देख लो कि हमने सारा ऑब्जेक्टिव क्या किया जी, कवर कर लिया। अब सेक्शन बी वाले को छोड़ो यार, बहुत समय हो गया है, ठीक है। तो इस सबको देख लो।